ठीक है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है स्टडी एट होम परिवार में। दोस्तों आप अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, ये मैं आशा करता हूं। दोस्तों एक नया सेशन हम यहां पर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों कोई भी हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, स्टूडेंट्स के मन में हमेशा ये रहता है कि यार मैं कम समय में बहुत कुछ सीख जाऊँ, यानी कि मेरे पास में समय कम है और मैं सीख जाऊँ ज़्यादा। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन मैं आज का जो सेशन है मैं आपसे वादा कर सकता हूँ ये बहुत कुछ आपको सिखा के जाएगा। कंडीशन ये है आपको इसमें थोड़ा सा बने रहना है। दोस्तों मैं केवल आपको यहाँ पर रोकने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ इस पेपर में आज जो मैं पेपर लेकर आया हूँ ये बहुत शानदार पेपर है और इसमें इतने अच्छे प्रश्न हैं कि वो आपके एग्जाम में पक्का टपकने की संभावना है। और बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपको पहली बार देखने को मिलेंगे और बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी हैं जो हमारे लिए डाउट बने हुए हैं, हमारे लिए समस्या बने हुए हैं। तो इन प्रश्नों को आज हम इसमें देखने वाले हैं। तो सभी का एकदम हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। तो आज हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक दिल्ली पुलिस ड्राइवर के एग्जाम के लिए हमारा जो बैच है उसको ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। मैं आपको बता देना चाहता हूं हमारा एक ऑनलाइन जो है बैच चल रहा है, ऑनलाइन बैच है, इस स्टडी एट होम परिवार है, इस ऐप के अंदर चल रहा है। तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच का जो प्राइस है 333 रुपए मात्र है और इसमें कंप्लीट कोर्स आपको करवाया जाता है। फुल थ्योरी क्लासें हैं, ओल्ड ड्राइवर के पेपर हैं, जो बुक है हमारी वो आपको मिलती है और टेस्ट सॉल्यूशन है, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलता है। दोस्तों इसमें अब क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं हम और ये क्रैश कोर्स है दोस्तों आप अलग से भी लेना चाहें तो भी आप इसे ले सकते हैं, ठीक है। तो क्रैश कोर्स की प्राइस 249 होगी, लेकिन ये जो बेच लेंगे जो 333 का है, इनको दोस्तों ये जो क्रैश कोर्स है ये फ्री में मिलने वाला है। तो आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, कोई सा भी कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं थोड़ा सा आपको इस क्लास में रुकना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा सच में क्लास में कितना दम है, ठीक है। तो मेरे कहने से थोड़ा सा आपको रुकना जरूर है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न को पढ़े, कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है। दोस्तों यहां पर सबसे पहला प्रश्न, वाहन वह मशीन है जो का वहन करती है। सिंपल प्रश्न है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। जनता का, माल का, जनता और माल का, उपयुक्त सभी डी जवाब सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी को पता है जो मशीन क्या होती है, वो माल का भी वहन करती है और किसका करती है, जनता का भी करती है, तो दोनों का करती है। नंबर 2 प्रश्न, मोटर वाहन अधिनियम का अधिनियम है, सभी जानते हैं जो मोटर वाहन अधिनियम है, यहां पर दोस्तों बात हो रही है मोटर वाहन अधिनियम 1988 की। तो ये किसका अधिनियम है दोस्तों, ये भारत का अधिनियम है और भारत की जो संसद है इसने दोस्तों इसको बनाया है। तो अब आपको पता होगा कि ये दोस्तों किसका है, तो ये किसका है, भारत की संसद का अधिनियम है। ऑप्शन सी जवाब सी हो जाएगा। बात करते हैं 1988 की, तो ये 1 जुलाई 1989 को भारत में लागू हुआ था। स्वतंत्रता के बाद में दोस्तों भारत में लागू किया जाने वाला मोटर वाहन अधिनियम ये पहला अधिनियम ही था साथियों। इसमें दोस्तों मैं बात करता हूं अब तक 5 बार दोस्तों इसमें संशोधन है वो किया जा चुका है। 5वां जो संशोधन है साथियों 2019 में अभी हाल ही में किया गया था। 2019 में जो संशोधन हुआ है साथियों, इसको 1 सितंबर 2019 को दोस्तों इसको लागू किया गया है। 1 सितंबर 2019 से इसको लागू किया गया है। और जो 2019 में जो संशोधन हुआ है, बहुत सारी चीजों को इसमें अमेंडमेंट किया गया है, सुधार किया गया है और इसमें बदलाव किया गया है। जैसे मैं बात करता हूं लाइसेंस की जो नियम थे उसमें बदलाव हो गया है, जो आपके आरसी थी उसमें बदलाव हो गया है और जो जुर्माना था इसमें बदलाव हो चुका है और अन्य जो चीजें थी उनके बारे में भी नए नियम है यहां पर बनाए गए हैं। नंबर 3 है, मूर्त का अर्थ होता है। मूर्त क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ये परिवहन विभाग है हमारा एक मंत्रालय है भारत का, भारत की संसद का एक ये पार्ट है जो कि परिवहन से संबंधित, जो लाइसेंस से संबंधित या जो यातायात है इनसे संबंधित जो सेवा नियम है वो बनाने का काम करती है, या जो इसके जो नियम आदेश निर्देश होते हैं उनको जारी करती है और समय समय पर इनकी समीक्षा करती है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मूर्त का पूरा नाम है साथियों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थल में
खालिस्तान के बिना वाहन नहीं चला सकता। किसके बिना नहीं चला सकता? आप सभी को पता है, चालक लाइसेंस के बिना आप गाड़ी का प्रयोग नहीं कर सकते। यहां पर मैं बताना चाहता हूं, मोटर व्हीकल एक्ट की जो धारा 3 है वो किसके बारे में बताती है? डीएल की नीड के बारे में बताती है कि आपके पास में आप लाइसेंस होना चाहिए। यहां पर एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपके सामने ये होता है कि गुरुजी एक चीज बता दो कि जो लर्निंग लाइसेंस बनता है, सबसे बड़ा देखो कंफ्यूजन कहां पे होता है। लर्निंग जो लाइसेंस होता है कि गुरुजी हमने सुना है कि लाइसेंस है उसको बनाने के लिए 18 साल की उम्र चाहिए, लेकिन जो मोटरसाइकिल होती है जो बिना गियर की है या आपके 50 सीसी से कम की है उसके लिए उम्र 16 साल भी हो सकती है। अब गुरुजी आप हमें यह बता दो कि जो 16 साल में जो मोटरसाइकिल के लिए जो डीएल बनवाता है, क्या उसको भी लर्निंग लाइसेंस प्राप्त होता है? क्या वो भी लर्निंग लाइसेंस ले सकता है? क्या अगर ले सकता है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो लर्निंग बनवाते हैं वो कितनी एज का व्यक्ति बनवा सकता है। तो दोस्तों मैं यहां पर आपको बता देना चाहता हूं, केवल लर्निंग का पूछ लिए कि किसी मोटर कार के लिए आपको लर्निंग लाइसेंस जारी करवाना है तो उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 18 वर्ष आपको करनी है, ठीक है। लेकिन स्पेशली लिखा आ जाए 50 सीसी से कम है, 50 सीसी से कम का आ जाए, बिना गियर का नाम आ जाए और फिर लर्निंग पूछ ले, तो दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है? यहां पे उम्र कितनी करनी है? 16 वर्ष करनी है। साथ ही आपको क्या करना है, अगर कोई व्यक्ति 16 साल की उम्र के बाद में या 18 साल से कम की उम्र में मोटरसाइकिल के लिए जिसके गियर नहीं है और जिसकी इंजन की कैपेसिटी 50 सीसी से कम है, वो अगर लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करना चाहता है, उसकी एक कंडीशन है, उसके जो माता पिता है, उसके जो संरक्षक है, उनसे लिखित में एक सहमति ली जाएगी और उसी के बाद में साथियों उसको लर्निंग लाइसेंस जारी किया जा सकता है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत बार मैसेज आते हैं, गुरुजी लर्निंग लाइसेंस के लिए उम्र कितनी है? दोस्तों 18 साल। किसके लिए? मोटर कार के लिए। यहां पर बात अगर स्पेशली 50 सीसी बिना गियर किया जाए तो आप यहां पे 16 साल कर सकते हैं, लेकिन 16 साल प्लस माता पिता की सहमति, ये वर्ड आप है जरूर अपने दिमाग में रख लेना, ठीक है। तो कोई भी समस्या आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उस पर जरूर अमल करेंगे। दोस्तों हम थोड़ा सा फास्ट पढ़ाते हैं, ये हमारी आदत है और आदत के साथ साथ ये हमारी मजबूरी है। हम आपके समय को भी ध्यान में रखते हैं क्योंकि समय किसी के पास में नहीं है, एग्जाम नजदीक आ चुका है तो हम सटासट जो फटाफट है वो हर चीज को करते जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, मोटर वाहन अधिनियम में नवीनतम संशोधन कब हुआ है? साथियों आप सभी को पता है नवीनतम संशोधन 2019 में किया गया है और यह लागू कब हुआ है? दोस्तों 1 सितंबर 2019 को इसको लागू किया गया है। बात करते हैं ये संसद जो भारत की संसद है इसमें कब लागू किया गया? तो दोस्तों इसको 23 जुलाई 2019 को इसको दोस्तों लोकसभा में रखा गया था और 31 जुलाई को है साथियों यहां पर जो राज्यसभा में रखा गया और इसको लागू कब किया गया? 1 सितंबर 2019 को इसमें लागू है साथियों किया गया है। बात कर लेते हैं मोटर व्हीकल एक्ट की, तो इसमें दोस्तों यहां पर अब कुछ स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि गुरुजी इसमें कुछ धाराओं को हटा दिया, कुछ को जोड़ दिया, कुछ अध्याय जोड़ दिए, कुछ अध्याय माना कि हट गए। माना कि ऐसा अगर होता है तो माना कि जो भारत का संविधान है, आज भी कोई क्वेश्चन करता है कि भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, ठीक है, या ये कहता है कि भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय है या अनुसूचियां हैं, तो यहां पर दोस्तों आपको ध्यान देना है, यहां पर आज भी आप जो मोटर व्हीकल एक्ट है, मोटर व्हीकल जो एक्ट है साथियों, इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया क्या ये? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, मोटर व्हीकल जो एक्ट है इसमें मूल रूप से कितनी धाराएं थी? 217 धारा थी। अध्याय की पूछ ले तो अध्याय कितने थे? तो अध्याय 14 थे। तो आपको बस आज भी यही याद रखने हैं। हालांकि जो 10वां अध्याय है, 10वें अध्याय को हटा दिया गया साथियों, यहां पर आप सभी को पता होगा, लेकिन हटाने के बावजूद भी आपको यह याद रखना है अध्याय 14 थे, 14 ही रहेंगे। लेकिन आपको स्पेशली यह पूछ लिए कि वर्तमान समय में 2019 के संशोधन के पश्चात अब कितने अध्याय बचे हैं, तो फिर आप इस एक को क्या करना है? इस एक को माइनस कर लेना। अदरवाइज आपको माइनस नहीं करना है। अदरवाइज अगर वो पूछते हैं तो उनका सेंस डायरेक्ट 1988 का मूल जो आपका मोटर व्हीकल अधिनियम है उस पे जाता है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, धारा पर भी यही नियम है, अध्याय पर भी यही नियम है, लागू होगा। तो इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक दुर्घटना जिसमें मोटर वाहन की पहचान न हो पाई हो। एक मेरा टेस्ट था, टेस्ट में मैंने क्या कहा था कि भी एक ऐसी दुर्घटना हो गई है जिसमें दुर्घटना करने वाले वाहन की पहचान नहीं होती है। मैंने ऑप्शन दिया ठोकर मारना और भागना।
ठोकर, नंबर 2 ऑप्शन था ठोकर मारना और फरार हो जाना। नंबर 3 था ठोकर मारना और वहां गाड़ी और स्वयं है वो लेकर फरार हो जाना और जांच करने के बाद में भी उसका पता नहीं चलना। तो इन मामलों को क्या कहते हैं? इन मामलों को हिट एंड रन कहते हैं। तो स्टूडेंट कहते हैं कि गुरुजी ये आपने इतने सारे ऑप्शन दे दिए, ये तो आपने खुद ने बनाए हैं। क्या कहते हैं कि आपने खुद ने बनाए हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ये जो पेपर है ये इसरो का पेपर है, मैं आपको बता देता हूं, बहुत शानदार पेपर है। इसमें आपको लगभग मैं 10-12 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो आपको पहली बार देखने को मिल रहे हैं और वो पक्का छपने वाले प्रश्न है। तो यहां पे एक प्रश्न ये आ गया, तो ये ठोकर मारना और भागना, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? यही हिट एंड रन मामला इसका होता है। और हिट एंड रन मामला किसे कहते हैं? हिट यानी मारना, हिट यानी मारना और रन यानी भागना, यानी मारकर भाग जाना क्या होता है? हिट एंड रन इसे कहा जाता है। इसके अलावा यहां पर एक पेचीदा भाषा आती है, वो क्या होती है मैं आपको अभी बता देता हूं। युक्ति युक्त, नाम याद रखना, युक्ति युक्त, युक्ति युक्त जांच के बाद भी, जांच के बाद भी, जांच के बाद भी पहचान नहीं होती है, पहचान नहीं हो पाती है। युक्ति युक्त जांच के बाद भी पहचान नहीं हो पाती है, उससे दोस्तों क्या कहते हैं? पाती है। किसकी नहीं हो पाती है? उस वाहन की जिसने दुर्घटना की है, वो दोस्तों हिट एंड रन मामला कहलाता है। तो यहां पर थोड़ा सा इन चीजों को याद रखना है। ये राजस्थान हाईकोर्ट में पूछा गया था। इसका हिट एंड रन की बात करता हूं तो धारा 161 में इसका उल्लेख किया गया है। इससे संबंधित मुआवजे का भी प्रावधान है। दोस्तों मुआवजा की बात करते हैं तो मुआवजा 12,500 घायल पे है, 12,500 घायल के, और 50,000 किसके साथियों? 50,000 मृत्यु पे हैं। लेकिन इसको 2019 में दोस्तों बदलकर चेंज कर दिया गया है। बदलने के बाद में जो 12,500 था इसको तो 50,000 कर दिया गया है। कितना कर दिया? 50,000 कर दिया। और ये जो 50,000 था इसको 2 लाख कर दिया गया साथियों। कितना कर दिया है? 2 लाख कर दिया गया है। तो ये जुर्माना भी आपको हिट एंड रन मामलों में यहां पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। नवीनतम मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार चालक लाइसेंस वाहन रजिस्ट्रेशन को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य होता है। यानी कि जो गाड़ी की जो आरसी होती है, गाड़ी की आरसी के बारे में बात कर रहे हैं, गाड़ी की आरसी के बारे में। आरसी के बारे में मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा। पहली बात तो गाड़ी की आरसी हो चाहे आपका डीएल हो, इन दोनों दस्तावेजों के लिए आधार कार्ड दोस्तों है, इसको अनिवार्य कर दिया गया है। अब किस कार्य के लिए? चाहे आप नया लर्निंग बनाएं, चाहे लर्निंग से आप स्थायी बनाएं, चाहे आप उसको रिन्यू करवाएं, चाहे कोई श्रेणी ऐड करवाएं, चाहे कोई डिलीट करवाएं, लाइसेंस का कोई भी आवेदन होगा, आधार कार्ड देना होगा तो होगा। आरसी से संबंधित चाहे कुछ भी काम कराएं, चाहे किसी को बेचें, चाहे खरीदें, चाहे नाम पता चेंज करवाएं, चाहे कोई ट्रांसफर कहीं होकर जाएं, आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा। आधार कार्ड केवल आरसी और डीएल के लिए यहां पर कंपलसरी कर दिया गया साथियों, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जवाब है साथियों सही हो जाएगा। यहां पर मैं थोड़ा सा चलो अगले प्रश्न पे बताएंगे। मेक्ट क्या है? MACT मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल है। दोस्तों आप सभी को पता है धारा 165 में एक दावा न्याय अधिकरण की स्थापना की गई। दावा न्याय अधिकरण, जो हिंदी के स्टूडेंट है उनके लिए मैं स्पेशली यहाँ पे अलग से लिखने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको भी है वो समझ में आता रहे। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक वाला बटन आप दबा सकते हैं, क्योंकि राज सर आपके है सपने को साकार करने के लिए दिन और रात मेहनत करते हैं। और दोस्तों आपने, अगर आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा जो ऐप है इसको डाउनलोड करके आप हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 333 में दोस्तों हमारा जो पेड कोर्स है हम फ्री में यहां पे आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप हमसे इन 333 के बहाने से पेड कोर्स में जुड़कर अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। तो आपने अगर नहीं किया है अभी तक तो आप कर सकते हैं। यहां पर मैं बताना चाहता हूं धारा 165 दावा न्याय अधिकरण की स्थापना इसमें की गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब सही हो जाएगा। आपातकालीन वाहन है दोस्तों, ये आ गया। कुछ लोग कहते हैं गुरुजी पुलिस आपातकाल में नहीं आती, कुछ कहते हैं दमकल की नहीं आती, कुछ कहते हैं केवल एम्बुलेंस आपातकाल में आती है। यहां पर मैं आपको ध्यान से, खोपड़ी, अगर खोपड़ी में छेद करना है, किसकी? खोपड़ी में छेद करना है पेपर की, खोपड़ी किसकी? पेपर की, और छेद, ये 3 नाम आपको याद करने हैं। ये करना है तो राज सर की क्लासें पूरी देख लेना आप, ठीक है। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं,
थोड़ा सा यहाँ पर असुविधा जरूरी है, कोई बात नहीं, वापस क्लास कंटिन्यू यहाँ पर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, खोपड़ी में छेद अपने आप हो गया था, थोड़ा सा कोई वायर है वो पैरों में उलझ गया था, तो रासर क्या है जल्दबाजी में पढ़ा रहे थे, तो पैरों में जो वायर है वो इधर से खींच के ले आए थे, और ये हो सकता है, कोई बात नहीं, आपको चिंता नहीं करनी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्या कह रहा था, यानी कुछ लोग क्या कहते हैं, जो फायर की गाड़ी है, जो दमकल की है, जो एम्बुलेंस है, अब कहते हैं गुरुजी पुलिस की कोई आपातकाल थोड़े होता है। लोग क्या कहते हैं कि यार गुरुजी पुलिस की जो गाड़ी है वो आपातकाल कैसे हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है साथियों। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपातकाल वाहनों को रास्ता देने से संबंधित एक धारा है, आपातकालीन जो धारा है वो है धारा 194 ई। धारा 194 ई क्या कहती है, यानी कि एक तो एम्बुलेंस प्लस फायर जेसी या अन्य वाहन जो आपातकाल में क्या है लगे हुए हैं, वो दोस्तों एक एक प्रकार के क्या होंगे, आपातकालीन वाहन होंगे। और ऐसे वाहनों को रास्ता नहीं देना दोस्तों 10,000 का जुर्माना पहली बार में आपको देना पड़ सकता है, वो भी दोस्तों 2,000 के 5 नोट, तब जाके 10,000 बनते हैं। वो 10,000 के रुपए देते हैं तो काफी मतलब की समस्या होती है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको एम्बुलेंस को भी रास्ता देना है, फायर यानी आग वाली गाड़ी को, यानी अन्य यानी पुलिस को तो पक्का देना है भैया, नहीं तो पुलिस ही है वही 10,000 रुपए आराम से आपसे ले लेगी, ध्यान रखना आप। पुलिस के लिए होता है, अग्निशमन के लिए होता है, एम्बुलेंस के लिए होता है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी से जवाब इसका हो जाएगा। यानी कि आपातकाल वाहन कौन होता है? इनके अलावा भी आपातकाल वाहन हो सकते हैं, जैसे कोई भूकंप है, भूकंप एक आपात कार्य है, और भूकंप में जो मतलब कि वाहन लगा होता है उसे आपातकाल वाहन कह सकते हैं। माना कि कहीं भूकंप आ गया है और राज्य सरकार ने कुछ वाहनों को अधिकृत कर दिया है कि भैया आप इस भूकंप से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करो, तो क्या वो वाहन है वो आपातकाल में नहीं होंगे? क्या वो सायरन लगाते हुए आ रहे हैं तो क्या आप रास्ता नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे साथियों। तो इसलिए मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपातकालीन वाहन कौन से होते हैं, एम्बुलेंस, फायर जैसी या अन्य जो आपातकाल कार्यों में लगी हुई है, जिनको राज्य सरकार या केंद्र सरकार उनको अधिकार देती है, उस आपात कार्य में लगने के लिए प्राधिकार देती है, वो आपातकाल वाहन हो सकता है। अगला प्रश्न, बीमार, घायल व अन्य रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए उपयोगी विशेष रूप से बने आपातकालीन परिवहन को क्या कहते हैं? सभी आप ध्यान से देखा, बीमार, घायल, अन्य रूप से अक्षम, यानी कि जो सक्षम नहीं है, तो ये आप सभी को पता है एम्बुलेंस है, वो इसे कहा जाता है। तो एम्बुलेंस के बारे में मोटर व्हीकल एक्ट है, इसमें अभी मैंने बताया था धारा 194 ई है, रास्ता नहीं देते हैं तो 10,000 का जुर्माना, 6 माह की कैद यहाँ पे इसका प्रावधान किया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक मोटर वाहन है जिसके साथ एक अर्ध ट्रेलर या ट्रेलर जुड़ा हो, या एक ऐसा वाहन है जिसमें 2 या 2 से अधिक अनम्य भाग हो जो माल या जनता के वहन के लिए बनता है। अभी अनम्य भाग क्या होता है, मैं दोस्तों अभी आपको बताना चाहता हूं। जो अनम्य भाग होता है, ये अनम्य भाग है, ये क्या है, जिसमें पावर नहीं है, साथियों, यानी जिसमें इंजन नहीं लगा हुआ है, इंजन नहीं है साथियों, वो दोस्तों अनम्य भाग कहलाएगा। यानी 2 या 2 से अधिक अनम्य भाग है, उसे क्या कहेंगे साथियों? आप सभी को पता है एक मोटर वाहन है, क्या है, एक मोटर वाहन है जिसके साथ हम ट्रेलर को या अर्ध ट्रेलर को जोड़ते हैं। अब सवाल आता है ट्रेलर में क्या फर्क है, अर्ध ट्रेलर में क्या फर्क है? एक वाहन ये है, एक वाहन ये है, इसमें एक पहिया यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इसके 4 पहिए हैं और इसके केवल 2 पहिए हैं। तो यो दोस्तों ये जो है ये तो अर्ध ट्रेलर होगा। क्या होगा? ये तो आपका अर्ध ट्रेलर होगा, क्योंकि इसके केवल एक्सल क्या है, एक्सल पीछे है, और इसके क्या है, ये ट्रेलर होगा, क्योंकि ये ट्रेलर क्या है, अपना वजन स्वयं अपनी खुद की एक्सल पे उठा रहा है, तो ये इसमें अंतर होता है। ये वाहन किसी मोटर वाहन से, यहां माना कि हमने क्या कर दिया, एक मोटर वाहन से जोड़ दिया, इसको भी मोटर वाहन से जोड़ दिया, तो ये क्या हो गए, एक प्रकार के मतलब कि आर्टिकुलेटेड व्हीकल है, संलग्न यान हो गए। और इसी संलग्न यान को साथियों यहाँ पे जोड़न वाहन है वो कहा जाता है। अब इसके नाम दूसरे कौन से हो सकते हैं? एक तो संलग्न यान हो गया, एक तो ये आपको याद रखना है। एक होता है आर्टिकुलेटेड,
आर्टिक्यूलेटेड व्हीकल है जो होता है दोस्तों, इसी का होता है आर्टिक्यूलेटेड व्हीकल। तो ये भी दोस्तों इसी का नाम है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान है वो रखना है कि इनका नाम क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा एक यौगिक वाहन भी होता है दोस्तों, ये इसी खेत की मूली है, आपको डरना नहीं है। अब ये कितने नाम हो गए, देखो ये कितने नाम हो गए। क्या आपने कभी स्लंगनयान नाम देखा? क्या आपने आर्टिकुलेटेड व्हीकल देखा? क्या आपने यौगिक वाहन देखा? बिल्कुल देखा है, अगर आप ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं या राज से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप, ठीक है। तो इस जोड़न वाहन के ये अन्य नाम है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना है, ऑप्शन बी इसका जवाब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धुरी से जुड़े पहिए, यानी एक धुरी है, माना कि ये धुरी है, धुरी है, सही नहीं बनाई मैंने थोड़ा सा, ये क्या है आपकी, ये धुरी है, ये धुरी आपकी, ठीक है। जुड़े पहिया या पहिए पर टिके वाहन की सतह, ये पहिए जोड़ दिए भैया, अब क्या होगा, ये पहिए जोड़ दिए सतह पर संचारित कुल भार क्या कहते हैं, पहिए पर टिके वाहन की सतह पर, यानी कि ये जो भार पड़ रहा है, ये दोनों पहियों पर जो पड़ रहा है, ये क्या होगा दोस्तों, इस एक्सल से जुड़े हुए हैं और इस एक्सल से जुड़े होने के कारण जो भार इस एक्सल पे पड़ रहा है वही भार इन दोनों टायरों पे पड़ रहा है, और ये जो दोनों टायरों पर भार पड़ रहा है वही भार इस एक्सल का भार है। यानी कि जो एक एक्सल से जुड़े दो पहियों पर जो भार है वह उस एक्सल का भार है, जो दो पहियों पर भार है वो उस एक्सल का भार है, इसीलिए इसे क्या कह देंगे, धुरी भार कह देंगे। धुरी को दोस्तों क्या कहा जाता है, एक्सल कहा जाता है, एक्सल भार। तो आपको हर चीज है थोड़ा सा ध्यान से देखते जानी है। अब नंबर 13 प्रश्न है, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जारी किया गया दस्तावेज जो प्रमाणित करता है कि मोटर वाहन गाड़ी सुरक्षा अन्य मानकों पर खरा उतरती है, यानी कि कौन सा ऐसा दस्तावेज है जो गाड़ी को उपयुक्तता, योग्यता, सक्षमता, स्वस्थता, फिटनेस के बारे में या ये बताती है कि सड़क पर चलने के लिए ये वाहन योग्य है। ये कौन सा दस्तावेज बताता है, ये आपको बताना है। यानी मोटर गाड़ी की सुरक्षा अन्य मानकों पर खरा उतरती है, तो दोस्तों सभी को पता है वो योग्यता प्रमाण पत्र होता है, उसे फिटनेस प्रमाण पत्र कहा जाता है। इसके अन्य नामों की बात करता हूं मैं, एक होता है सक्षमता प्रमाण पत्र, ये सारे के सारे नाम कई बार आ चुके हैं। एक होता है योग्यता प्रमाण पत्र, ये योग्यता हो गया। एक स्वस्थता प्रमाण पत्र, स्वस्थता ये भी दोस्तों पूछा जा चुका है। सक्षमता हो गया, योग्यता हो गया, स्वस्थता हो गया, उपयुक्तता हो गया। आप कहोगे गुरुजी आप अपने पास से लिख रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं साथियों, किसी ने किसी एग्जाम में ये नाम टपके हुए हैं। और लास्ट में लिखता हूं मैं फिटनेस प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र। अब मैं फिटनेस प्रमाण पत्र के बारे में थोड़ा सा आपको यहां पर जानकारी देना चाहूंगा। इसका उल्लेख जो है दोस्तों मोटर वाहन एक्ट की जो धारा है 56 में किया गया है। जारी साथियों इसको किसमें फॉर्म में किया जाता है, फॉर्म 38 में किया जाता है। बात करते हैं यहां पर एक तो पीवी एक सीवी। पीवी का मतलब है प्राइवेट व्हीकल, सीवी का मतलब है कॉमर्शियल व्हीकल। यानी कि प्राइवेट व्हीकल का जो फिटनेस होता है वो 15 वर्ष के लिए होता है। जो कॉमर्शियल व्हीकल होते हैं इनके लिए दोस्तों पहली बार में जब नया व्हीकल आएंगे, कंडीशन है न्यू व्हीकल होगा तभी जारी होगा। इसके बाद में 1 साल, फिर से 1 साल ये नियम इसमें लागू साथियों होता है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। यहां पर अगर आप दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं, एक प्रश्न और आता है कि जो आपकी कॉमर्शियल व्हीकल होता है, कॉमर्शियल व्हीकल की जो आरसी है वो कब तक वैलिड रहती है। आपके सामने प्रश्न आया होगा और आप काफी कंफ्यूज हुए होंगे। मैं बता देता हूं, इसकी वैलिडिटी है अमूमन हम 15 साल कह सकते हैं, अमूमन 15 साल कह सकते हैं। लेकिन इसकी जो आरसी तभी तक वैध मानी जाएगी जब तक एफसी फिटनेस सर्टिफिकेट जब तक है तब तक दोस्तों आरसी वैध है। जिस दिन फिटनेस सर्टिफिकेट समाप्त हुआ उस दिन इसको भी अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। और जब तक आप फिटनेस नहीं बनाएंगे तब तक आप उस आरसी का प्रयोग करके गाड़ी का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर 20 का जवाब सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है, एक मोटर गाड़ी जिसका कुल वाहन भार 12 टन से अधिक हो उसको के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारी मोटर वाहन, क्योंकि भारी मोटर वाहन का जो वजन होता है 12 टन होता है। ठीक है, हल्की गाड़ियों का दोस्तों यहाँ पर 7.5 टन से कम होता है, टन से कम होता है। हल्की मोटर गाड़ी यही हो गया। और मध्यम मोटर गाड़ी का 7.5 टन 5 टन से 12 टन के बीच में इसका होता है। अब आप कहोगे गुरुजी हमने तो किलोग्राम में पढ़ा है और ये टन आ गया है। तो आप सभी को पता है एक जो टन होता है ये कितने बराबर होता है, ये 10 क्विंटल के बराबर होता है। कितने बराबर होता है, 10 क्विंटल इसमें होते हैं। और 1 क्विंटल में कितना होता है, 1 क्विंटल बराबर 100 किलो होता है। कितना होता है, 100 किलो होता है। तो अब आप इसका कैलकुलेशन है वो देख सकते हैं कि 1 क्विंटल में 10
सॉरी 1 टन में 10 क्विंटल और 1 क्विंटल में 100 केजी है, तो यहां पर मैं कह सकता हूं सीधा सा कि 1 टन में कितना हो जाएगा यहां पे, यानी कि ये 1 क्वेश्चन में 100 है तो इसको 100 कर दो, ये 100 कर दिया, तो हम कह सकते हैं 1 टन बराबर 1000 केजी, 1 टन बराबर 1000 केजी यहां पे होते हैं, तो यहां पे 12 टन में कितना हो जाएगा, 12 टन बराबर हो जाएगा 12000 केजी के बराबर। तो यही तो हम पढ़ते हैं। तो आपको टन में और किलो में थोड़ा सा यहां पर अंतर समझना है, और ये एक ही चीज होती है, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारी उपकरण या निर्माण उपकरण या मिट्टी उठाने का उपकरण जो स्वचालित खींचने वाली या ढोने वाली हो, जिसका मुख्यतः उपयोग निर्माण या अनुरक्षण के लिए होता है, वो कहलाता है। सभी को पता है अगर भी स्वचालित है, खींचने वाली है, ढोने वाली है, मतलब गतिशील है, मतलब गतिशील है। ऑप्शन 1 इसका जवाब सही हो जाएगा। मनुष्य या जानवरों की पेशीय शक्ति द्वारा चालित परिवहन के माध्यम से, माध्यम का मतलब है पेशीय शक्ति का मतलब है उनको चलाकर, उनको जोड़कर है कोई गाड़ी चलाते हैं, तो सभी को पता है मोटर रहित परिवहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोटर, यानी मोटर रहित यानी नहीं है। अब दोस्तों कुछ स्टूडेंट है वो रहित और सहित में दोस्तों अंतर नहीं कर पाते हैं, तो आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है। रहित का मतलब होता है के बिना, रहित का मतलब होता है के बिना, और इस सहित का मतलब होता है के साथ, यानी कि मैं ये कह दूं कि मैं मोटरसाइकिल रहित, यानी मेरे पास में मोटरसाइकिल नहीं है, मैं कह दूं मोटरसाइकिल सहित, मतलब मेरे पास में मोटरसाइकिल है, वो मेरे साथ में है। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है रहित और सहित। मैं कहूंगा मोहित मेरे रहित, मतलब कि मोहित मेरे पास में नहीं है, सहित का मतलब है मोहित मेरे साथ में है। तो यहां पर थोड़ा सा इनको भी आपको समझना है। ऑप्शन 20 का जवाब सही हो जाएगा। मोटर गाड़ी अधिनियम के तहत जारी, जिसके तहत मोटर गाड़ी को परिवहन गाड़ी के रूप में उपयोग किया जा सकता है, ऐसा कौन सा दस्तावेज है जिसका आप प्रयोग करके साथियों यहां पर क्या कर सकते हैं, किसी परिवहन गाड़ी के रूप में उसका प्रयोग है वो कर सकते हैं, तो वो होता है दोस्तों परमिट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब सही हो जाएगा। परमिट के बारे में बता देता हूं। परमिट का उल्लेख है आपकी धारा 66 में किया गया है कि आप कोई भी वाहन चलाएंगे जिसका आप परिवहन वाहन के रूप में प्रयोग करते हैं। परिवहन का मतलब होता है किसी दूसरे व्यक्ति को सेवा देना, वो सेवा के रूप में आप किसी माल का परिवहन कर सकते हैं, किसी यात्री का परिवहन आप कर सकते हैं, लेकिन परिवहन करना है तो मतलब परमिट आपको चाहिए होगा। तो यहां पर मैं बताना चाहता हूं परमिट के संबंध में 2 सबसे बड़े आपके सामने प्रश्न आते हैं। एक आता है अस्थायी परमिट। मैं बार बार क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मुझे आपको सिखाना है, आप सीखेंगे नहीं फिर भी मुझे आपको सिखा के छोड़ना है। एक होता है अस्थायी परमिट, एक होता है विशेष परमिट। अस्थायी परमिट होता है 1 से लेकर 4 माह तक के लिए जारी किया जाता है। मिनिमम पूछ लिए तो यहां पर 1 करना है, अधिकतम पूछ लिए तो 4 करना है। एक विशेष परमिट होता है जो कि 4 से लेके 12 माह तक जारी किया जाता है। तो यहां पर मिनिमम पूछ ले 4, अधिकतम पूछ ले 12 आपको करना है। तो यहां पर आपको डरना नहीं है, आपको ध्यान से है हर चीज आपको नोट करते हुए जाना है। प्रश्न संख्या 18 है, एक मोटर वाहन जिसकी अभिकल्पना और उपयोग प्रधानतः दूसरी गाड़ी को खींचने के लिए किया जाता है। दोस्तों यहां पर आपको ध्यान देना है, यहां पर 2 चीजें होती है। एक तो होती है जो दूसरी गाड़ी को खींचती है, दूसरी गाड़ी को खींचना। यहां पर मेरा सेंस आपको समझना पड़ेगा, खींचना। एक होता है हर प्रकार के या खराब वाहनों को खींचना, जो कि कोई से कोई वाहन हो सकता, वाहनों को खींचना। यहां पे आपको थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी आपको लेनी पड़ेगी, तभी आप इस प्रश्न को समझ पाएंगे, नहीं तो आप यहां पे कंफ्यूज हो सकते हैं। इस मुख्य चालक को प्राइम मूवर अंग्रेजी में कहा जाता है, प्राइम मूवर। ये हो गया प्राइम मूवर। और ये वैश्विक चालक इसे कहते हैं दोस्तों यूनिवर्सल व्हीकल, यूनिवर्सल व्हीकल इसे कहा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान देनी है, वो क्या देनी है कि भाई अब ये वैश्विक चालक होगा या मुख्य चालक होगा। प्रश्न क्या आया है, एक मोटर वाहन जिसकी अभिकल्पना और उपयोग प्रधानतः दूसरी गाड़ी को खींचने के लिए किया जाता है, यानी कि ये किसी एक ऐसी गाड़ी है जो जैसे कोई ट्रेलर है या अर्ध ट्रेलर है, कोई ट्रॉली है, उसको खींचने के लिए काम में ली जाती है। ऐसा नहीं आया कि किसी वाहन को टो करके ले जाना। दोस्तों यहां पे आपको खराब वाहन है, दोस्तों अगर यूनिवर्सल जॉइंट ऑप्शन होगा तो इस वाहन में टो का जवाब जरूर होगा, यानी टो के बारे में बताया जाएगा। अगर दोस्तों यहां पे दूसरी गाड़ी को खींचना, क्योंकि ट्रेलर एक प्रकार में क्या है, गाड़ी है,
यानी कि मोटर गाड़ी तो नहीं है, लेकिन केवल गाड़ी उसको कहा जा सकता है। इसलिए यहां पे जो इसका जवाब सही होगा मुख्य चालक होगा, यानी कि प्राइम मूवर होगा। इसका उल्लेख दोस्तों आपके मोटर व्हीकल एक्ट है, इसमें भी किया गया है, आप देख सकते हैं वो CMVR है दोस्तों, इसमें भी इसका उल्लेख है, वो मिलता है, तो आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। मैंने कर लिया है, आप निष्फिक्र होके इसका जवाब है साथियों मुख्य चालक है, यानी कि प्राइम मूवर के नाम से कर सकते हैं, जो दूसरी गाड़ी को खींचने के लिए काम में आती है। लेकिन बात आ जाती है टो की, बात आ जाती है टोचन करके पीछे खींचने की, खराब वाहन की, तो यहां पे आपको वैश्विक चालक कहना है, यानी कि यूनिवर्सल व्हीकल। यूनिवर्सल व्हीकल एक ऐसा वाहन होता है जो किसी भी प्रकार के वाहन को खींचने के लिए काम आता है। एक यूनिक यानी सभी प्रकार के वाहनों को खींचने में काम आने वाला जो वाहन होता है वो दोस्तों यूनिवर्सल व्हीकल कहलाता है। जैसे कोई ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, उनके पास में एक ऐसा वाहन होता है जो किसी भी प्रकार की गाड़ी को उठा के चक्के ले जाने के लिए माहिर होती है, तो वो एक यूनिवर्सल व्हीकल होता है। लेकिन जो मुख्य चालक होता है वो जैसे ट्रेलर के पीछे आप किसी मोटर गाड़ी के पीछे वो ट्रेलर को जोड़ते हैं, ट्रॉली जोड़ते हैं, तो वो प्राइम मूवर होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, टक्कर होने पर पहनने वाले के सिर को आघात से बचाना ही का मुख्य काम होता है। किसका काम होता है? पहनने वाले के सिर की बात आ गई है तो सिर पर तो हेलमेट को पहनते हैं। आप सभी को पता है धारा 129 जो है इसमें एक नाम लिखा गया है हेड गियर। आप कह दोगे गुरुजी नाम तो पहली बार सुना है। बिल्कुल दोस्तों, इसी हेड गियर को हम हेलमेट के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये कहा गया है धारा 129 में कि एक आप मोटरसाइकिल चलाएंगे तो आप हेड गियर का इस्तेमाल है वो जरूर करेंगे। इसमें एक चीज ये भी लिखी गई है कि 4 ईयर एज है वो 4 एज जो 4 ईयर प्लस एज हो गई तो आपको वहां पर हेलमेट का इस्तेमाल करना होगा। यानी 5 साल का कोई व्यक्ति है तो उसके लिए भी आपको यहां पर हेलमेट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जुर्माना आपको देय होता है धारा 194 डी। इसके अलावा इसके तहत आपके ऊपर 1000 का जुर्माना दोस्तों लगाया जा सकता है। तो इसमें हेलमेट इसका सही जवाब हो जाएगा। एक मोटर गाड़ी द्वारा तय की जाने वाली यात्रा की रेखा को सही बात है मार्ग कहा जाता है। अंग्रेजी में दोस्तों रूट इसे कहा जाता है। रूट या मार्ग कुछ भी कह दो चाहे आप। सीएनजी का अर्थ होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। दोस्तों यहां पर आपके सामने एक तो सीएनजी नाम आता है, ये सीएनजी आ गया, एक एलपीजी आता है। अब आप कहते हो गुरुजी हमने तो ये सुना है कि पेट्रोलियम गैस होती है ऑटोमोबाइल में काम में आने वाली। जो पेट्रोलियम गैस है इसके मुख्य घटक होते हैं आपके सामने आते हैं प्रोपेन। क्या आता है? आपके सामने आता है प्रोपेन प्लस एक आता है ब्यूटेन। तो आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है। और इधर सीएनजी की बात करते हैं तो यहां पे आता है मीथेन। तो अब ये किस खेत की मूली है, कौन सी पेट्रोलियम गैस है कौन सी नहीं है? तो दोस्तों मैं बता देता हूं ये पेट्रोलियम गैस है और ये प्रोपेन और ब्यूटेन इसके घटक है। इसलिए आपको पूछ रहे ऑटोमोबाइल में काम में आने वाली पेट्रोलियम गैसें कौन सी है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाएगी और यही एलपीजी के मुख्य घटक होते हैं। लेकिन जो सीएनजी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, ये एक प्राकृतिक गैस है साथियों। और जबकि ये जो है ये एक पेट्रोलियम है भूमिकृत है। जो आपकी भूमि होती है इसके नीचे जो अवशेष होते हैं वो दब जाते हैं और वर्षों तक दबे रहने से नीचे जो गैस बनती है उसको ट्यूबवेल कुएं से बाहर निकाला जाता है। उसको दोस्तों यहां पर कहा जाता है पेट्रोलियम गैस। इसलिए जो पेट्रोलियम गैस है वो एलपीजी होती है और इसके दो घटक प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। जो ऑटोमोबाइल में 2 प्रकार के जो घटक है पेट्रोलियम गैसों के, यहां पे आपको ध्यान देना है। लेकिन जो प्राकृतिक गैस की बात आ जाए तो यहां पे जो मुख्यतः है मीथेन होता है, इसका प्रमुख घटक होता है। तो ये आपको ध्यान देना है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। दोस्तों मैं आपको बताता हूं ये जो प्राकृतिक गैस है इस प्राकृतिक गैस क्या है? मीथेन है। इस मीथेन को जैसे ही हम दबाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कौन सी है? मीथेन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न को पढ़ें और इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करें। इतने में मैं पानी पी लेता हूं। क्लास में मजा आ रहा है नहीं आ रहा है थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताएंगे। क्लास में मजा आ रहा है नहीं आ रहा है सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पक्का मजा आ रहा होगा। राज सर की क्लास में मजा नहीं आए ऐसी राज सर कोई क्लास लेते नहीं है और जिस दिन मजा नहीं आएगा उस दिन राज सर क्लास लेना छोड़ देंगे। आप आज भी कह सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप कह दो ये क्लास यहीं पर बंद हो जाएगी। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इस प्रश्न का जवाब है कमेंट में अभी बताएं।
आपको क्या लगता है, ये बोतल में पूरी भर के लाया था यहां से यहां तक, और आपको क्लास लेते लेते मैंने इसको पूरा खाली कर दिया है। मतलब क्या हुआ, इतना आसान नहीं होता भाई साहब पढ़ाना। हम आपके लिए खून पसीना एक करते हैं। यहां पर हमारे पास में कोई एसी नहीं लगी हुई है, हम आपको यहां पे पसीने में पढ़ाते हैं। और दोस्तों आपके लिए इतना जोर जोर से बोल के इन कंठों को, हमारे शरीर को कितनी परेशानी होती होगी। आप सोच रहे होंगे ये पानी की बोतलें ऐसे खाली हो रही है साहब। भाई साहब ये सब कुछ आप ही के लिए हो रहा है, आपकी सेवा के लिए हो रहा है। तो आपको यहां पर डरना नहीं है। लगातार जब तक राज सर पढ़ा रहे हैं तब तक आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी है। चिंता है तो राज सर से तुरंत संपर्क करें। और हमारा जो राज सर का कोर्स है 333 रुपए का, दोस्तों ये ले ले तो आप डायरेक्ट राज सर के आदमी हो जाएंगे। और राज सर के जो आदमी होते हैं ना, वो किसी भी फील्ड में पीछे नहीं रहते हैं। और हर एग्जाम में जो राज सर से पढ़ के जाओगे तो पेपर की खोपड़ी में छेद पक्का करके आओगे। तो डरना किस बात का है, क्या बात है। मात्र 333 रुपए राज सर मांग रहे हैं। इनके बहाने आप राज सर के से जुड़ जाओगे और इनका अच्छा जो कोर्स चल रहा है उसको आप ज्वाइन कर लोगे। रोड पर ट्रैफिक में शामिल है, पर्सन 22 है, रोड पर ट्रैफिक में शामिल है। पैदल चलने वाले सही है, मोटर गाड़ियां ठीक है, मोटर रहित परिवहन एवं अन्य गाड़ियां ये भी ठीक है। उपरोक्त सभी इसका जवाब सी हो जाएगा। यानी कि जो रोड होती है इसमें जो ट्रैफिक होता है उसका भाग है। ट्रैफिक किसे कहते हैं, तो ये सभी इसमें शामिल होते हैं। बिना चालन शक्ति या खींचे जाने के लिए बनी गाड़ी को कहते हैं। कितना अच्छा प्रश्न आया है। यानी कि जिसमें इंजन नहीं है, सीधी बात मारवाड़ी हम कहे ना कि सीधी बात बता दो गुरुजी, मां के समझ में कोई नहीं आवे। तो इंजन नहीं है, क्या नहीं है इसमें, इंजन नहीं है, तो उस गाड़ी को क्या कहेंगे। तो दोस्तों वो हो सकता है एक अर्ध ट्रेलर। क्या हो सकता है, अर्ध ट्रेलर। ये हो गया अर्ध ट्रेलर। एक हो गया ट्रेलर, एक हो गई ट्रॉली। वाह सा गुरुजी ट्रॉली। अब इनमें से कौन सा आया है यहाँ पे, देखते हैं। यहाँ पे आया है ट्रेलर। तो एकदम सिंपल है यार, हर प्रश्न का निचोड़ यहाँ पे आपके सामने है। गाड़ी का खाली भार का मतलब है केवल गाड़ी का वजन, गाड़ी और चालक का वजन, गाड़ी और सामान का वजन, केवल सामान का वजन। तो यहां पर एकदम सिंपल प्रश्न है। यहां पे पूछा गाड़ी का खाली भार पूछा है, तो यहां पर आपको डरना नहीं है, एकदम सिंपल है। यानी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, खाली वजन पूछे तो उसमें चालक है, उसमें चालक और परिचालक है यानी कंडक्टर, इन दोनों का वजन उसमें नहीं होता है। तो पहली बात तो ये कि चालक का आते ही ये तो गलत हो जाएगा, सामान का आते ही फिर खाली बार कैसे रह गया, और केवल सामान रहते हैं फिर खाली का क्या मतलब है, मतलब क्या हुआ, ऑप्शन एक अपने आप आ गया। ऐसे इन ऑप्शन को आप आउट कर सकते हैं, ठीक है। चालक और परिचालक का वजन है दोस्तों, यहां पे खाली बार में नहीं काउंट किया जाता है। अगले प्रश्न पर, एक मोटर गाड़ी को चलाने की योग्यता के लिए न्यूनतम उम्र क्या है। दोस्तों मैंने देखो अभी आपको बताया था कि लर्निंग लाइसेंस के लिए उम्र क्या होती है, तो मैंने कहा था शब्द आ जाए मोटर कार के लिए, मोटर शब्द जहां दिख जाए ना, ये मोटर इतना अच्छा शब्द है जिसको देख के आप ये बता सकते हैं कि वो किसी मोटरसाइकिल के लिए कर रहा है या यहां पे कोई बड़ी गाड़ी के लिए कर रहा है। तो ये मोटर शब्द है वो 18 साल की ओर इंडिकेट करता है, ये आप इसको ध्यान से देख लेना। नाम आ गया एक मोटर गाड़ी, मतलब 18 साल भाई साहब हो जाएगी, बिना देखे आंख मूंद कर आप कर सकते हैं। मोटर गाड़ी दिखते ही 18 साल कम से कम। यहां पे साथ में दोस्तों यहां पर आ जाती परिवहन गाड़ी, तो हम कर देते 20 साल, 20 साल ऑप्शन में नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नौसिखिया, कितना अच्छा नाम है। कई तो पूछते गुरुजी ये नौसिखिया क्या होता है, इसके नाम आ जाते हैं शिक्षार्थी, ये हो गया शिक्षार्थी। कई नाम आ जाता है लर्नर। भैया अब ये किस खेत की मूली है, पता नहीं क्या आ गया सर, ये क्या नाम आ गए ऐसे पता नहीं चलता, लेकिन ये आ गए हैं। अंग्रेजी में लर्नर लाइसेंस भी दिया हुआ है कि मान्यता होती है, बिल्कुल सही बात है। 6 मास धारा 8 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि कोई भी लाइसेंस अगर प्राप्त करेगा तो वो यानी कि 16 प्लस की साल में MC 50cc तक की जो है उसके लिए आवेदन करेगा। 18 प्लस की एज में दोस्तों यहाँ पर मोटर कार के लिए, मोटर वाहन के लिए करेगा। अगर 20 साल की उम्र चाहिए किसमें, ट्रांसपोर्ट DL में, ट्रांसपोर्ट के लिए आप यहाँ पर कितनी उम्र होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको इन चीजों को ध्यान में थोड़ा सा रखना पड़ेगा, तभी आप आगे है वो बढ़ पाएंगे। इसके अलावा एक छोटा सा अपडेट मैं आपको बताना चाहूंगा, लाइसेंस के संबंध में एक नया नियम आया है 2019 में। 2019 में नया नियम क्या कहता है, धारा 14 के बारे में बता देता हूं मैं। धारा 14 में पहले एक परंतु जोड़ा गया था,
ये परंतु का क्या होता है बता देता हूं मैं। ये एक स्पेशल नियम होता है, यानी पहले आपको नियम बता दिए जाते हैं, फिर ये परंतु जोड़ा जाता है कि भाई साहब ये नियम है, परंतु ऐसी कंडीशन आ गई तो ऐसा होगा, ऐसा परंतु होता है। इस परंतु में ये लिखा गया था कि कोई भी डीएल एक्सपायर हो जाएगा तो भी 30 दिन तक प्रभावी रहेगा, 30 दिन तक प्रभावी रहेगा। किसमें? डीएल की बात हो रही थी, लाइसेंस की बात हो रही थी 2019 से पहले, लेकिन इस व्यवस्था को 2019 में हटा दिया गया है। मतलब कि अब यह परंतु हटा दिया गया है, तो अब आपका जो डीएल है वो अगर एक्सपायर हो जाता है साथियों, एक्सपायर हो जाता है तो आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे, गाड़ी चलाना नहीं है साथियों। क्या? गाड़ी नहीं चलाना है। इस बात को आप नोट कर लेना। कई जगह 30 दिन आ रहा है, कई जगह 10 दिन आ रहा है, लेकिन आपको दोनों को क्या करना है? अब 0 कर देना है। गाड़ी नहीं चला सकते जब तक आप लाइसेंस को रिन्यू नहीं करवा देते हैं। इस प्रश्न का जवाब तो दे दिया ना मैंने, हाँ ठीक दे दिया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्पी ईंधन है? विकल्पी यानी कि एक दूसरा विकल्प है। जैसे आपके पास में पेट्रोल है, आपके पास में पेट्रोल है, आपके पास में डीजल है, अब इनके अलावा आपके पास में कौन सा विकल्प है? अगर ये दो नहीं रहे तो मीथेनॉल, इथेनॉल, ब्यूटेन, ऊपर के सब है। तो आप सभी को पता है ये सभी जो घटक है वो एक्स्ट्रा ईंधन के लिए हमारी सहायता कर सकते हैं। आपातकाल में हम अपने वाहनों को चलाने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है पीयूसी का अर्थ। यहां पे दो शब्द होते हैं, एक तो होता है पीयूसीसी, एक होता है पीयूसी। तो यहां पर ये तो होता है पीयूसीसी, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। ये होता है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, केवल कंट्रोल रखना है, अपने आप पर रखना है। तो दोस्तों आपको आपा नहीं खोना है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। पीयूसीसी की बात आ जाती है, यहां पर मैं बता देना चाहता हूं पीयूसीसी का भी एक नया मामला है। यहां पर नियम के बारे में आपको पता होना चाहिए। नियम आ जाता है कि पीयूसीसी अवधि, पीयूसीसी की अवधि कितनी है, तो ये एक उलझन आपके लिए बनी रहती है। आप सभी को पता है पीयूसीसी का संबंध प्रदूषण से है। किससे है? प्रदूषण से है। और प्रदूषण को लेकर दोस्तों भारत में बीएस स्टेज लागू है। बीएस स्टेज को यहाँ पे भारत स्टेज के नाम से, भारत स्टेज के रूप में हम जानते हैं। भारत स्टेज की शुरुआत दोस्तों यहाँ पे 2000 में की जाती है, आप सभी को पता है। और 2017 में BS4 को लागू किया गया था। दोबारा से बता देता हूं मैं, BS4 लागू किया गया था। और 2020 में यहां पर BS6 को लागू किया गया था। ये दो चीजें आपको यहां पर याद रखनी पड़ेगी, तभी आप इस चीज को समझ पाओगे। यानी 2017 में जब BS4 लागू हुआ तो यह कहा गया कि अब जो व्हीकल आएंगे वो BS4 के आएंगे, और अब जो व्हीकल आएंगे इनका पीयूसीसी 12 माह का होगा। कितने माह का होगा? 12 माह का होगा। यानी पीयूसीसी जो है इन दोनों का पीयूसीसी है वो 12 माह का होगा। 12 माह है पीयूसीसी, ये हो गया पीयूसीसी। लेकिन इनसे पहले के वाहन है, यानी जो 2017 से पहले के वाहन है, इनके लिए दोस्तों पीयूसीसी जो होगा वो कितना होगा? 6 माह के लिए होगा। तो ये बात आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो प्रश्न था पीयूसी का अर्थ पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। अरे ये कितना अच्छा नाम आया भाई साहब, कितनी बार है, पहली बार देखा है मैंने तो। अरे ये शब्द यानी रेडियल टायरों के फायदे होते हैं। अब रेडियल टायर के मामले में बात आ जाती है तो कहते हैं रेडियल टायर आगे होंगे पीछे होंगे। अब कोई कहता है आगे होंगे, कोई कहता है पीछे होंगे। यहां पर आप एक अगर ड्राइवर हैं और आप अगर ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह पता होगा कि वाहन जो होता है इसमें ज्यादा टायर मजबूत कौन से होने चाहिए, आगे वाले या पीछे वाले। लोड कहां पर ज्यादा पड़ता है तो आपको पता है लोड तो पीछे पड़ सकता है माना कि, लेकिन आगे वाले जो टायर है वो मजबूत होना जरूरी है। एक तो पहली बात तो ये, क्योंकि जो स्टीयरिंग सिस्टम होता है वो आगे वाली पहियों से जुड़ा रहता है, यानी गाड़ी को आगे से कंट्रोल करता है। नंबर 2, यहां पे जब ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाते समय गाड़ी का जो पूरा वजन होता है वो लगभग आगे की तरफ जाता है। तो आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना है। 2 नंबर ये पॉइंट ये हो गया। तीसरी बात ये, अगर कमजोर टायर हुआ और अचानक चलते समय फट गया तो गाड़ी कितनी दूर जाके गिरेगी इसका पता या अनुमान है आप नहीं लगा सकते यहां पर। इसीलिए ये कहते हैं कि जो मजबूत टायर होते हैं वो दोस्तों हमेशा कहां लगाए जाते हैं? हमेशा आगे लगाए जाते हैं। ये थोड़ा सा आपको यहां पे ध्यान है वो रखना है। और इसमें एक होता है सामान्य टायर। क्या होता है? एक तो होता है सामान्य टायर,
एक होता है रेडियल टायर। तो रेडियल टायर है, साथ में एक स्पेशल रबड़ का टायर है जो कि मजबूत होता है। अब रेडियल क्या होता है यहां पर मैं बता देता हूं। रेडियल में आपके जो क्रॉस पर है यहां पर रबड़ के जो ऊन के जो धागे होते हैं इनको लगाया जाता है, इसीलिए ये समकोण पर इनको बनाने की जो क्रिया है इसके कारण इसको कहा जाता है रेडियल। एक होता है क्रॉस प्लाई, एक होता है क्रॉस प्लाई, ये हो गया क्रॉस प्लाई। क्रॉस प्लाई में क्या होता है, जैसे ये धागे हैं तो इनको ऐसे क्रॉस पर देंगे, ऐसे हो जाएगा, मतलब कि एक दूसरे से क्रॉस करते हुए यहाँ पे धागे हैं, इसकी जो बनावट होती है उसके आधार पर इनको रेडियल और क्रॉस प्लाई में बांटा गया है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, और ये रेडियल टायरों के फायदे क्या है ये पूछा है, तो कम ईंधन खपत, बिल्कुल सही है। उच्च गतियों पर टायरों में कम ऊष्मा उत्पादन, बिल्कुल सही है। अच्छा परिचालन और बेहतर रोड संपर्क, ये भी सही है। ऊपर के सभी, ये भी सही है। अब कम ऊष्मा उत्पादन का मतलब क्या है, आप सभी को पता है जब टायर चलता है तो चलते समय ट्यूब और टायर के बीच में, ट्यूब और रिम के बीच में और टायर और सड़क के बीच में यहां पे घर्षण होता है। घर्षण होने से यहां पे ऊष्मा पैदा होती है जिसकी वजह से टायर गर्म होता है। तो यहां पर जो रेडियल टायर होते हैं वो कम गर्म होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक हल्की मोटर गाड़ी जिसका उपयोग ड्राइवर को छोड़ 6 तक व्यक्तियों को ले जाने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। 6+D मोटर कैब, सॉरी मोटर कैब हो गया, ये हो गया मोटर कैब। एक होता है 7 से 12 यानी कि 6 से अधिक, 12 से कम, तो ये होता है आती है मोटर टैक्सी। तो आपको इन दोनों के बारे में याद रखना है। यहां पर बात आई है किसकी, यहां पे 6+D की, तो यहां पर हो जाएगी, यहां पर दोस्तों यहां पे ऐसा कैसे हो गया, इसमें बस टैक्सी ट्रक ऑप्शन इस हिसाब से आए हैं। ऑप्शन आया 6 तक व्यक्ति को ले जाने के लिए, और टैक्सी आ गया है, मोटर कैब आना चाहिए था यहाँ पे। तो टैक्सी मैक्सी बड़ी होती है, लेकिन अब ऑप्शन में आपके मोटर कैब नहीं है तो आपको टैक्सी ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, कंफ्यूजेबल लगता है प्रश्न तो, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन में आया नहीं है। तो बाकी मेरे हिसाब से तो ये सही था इसका। मैं इसका इंग्लिश का देख लेता हूं, तो साथियों थोड़ा सा आप 1 मिनट वेट कर लें। थोड़ा सा मैं आपको 1 मिनट यहाँ पे आपका समय लेना चाहूँगा, आपका समय थोड़ा सा ज़ाया मैं करना चाहूँगा। मैं चाह रहा हूँ आपका जो डाउट है वो यहीं पे क्लियर हो जाए। मोटर टैक्सी आया था, क्या आया था अभी देख लेता हूँ मैं, बस पेपर खुलने वाला है। ओल्ड पेपर में गए, ओल्ड पेपर PDF में गए, ये इसरो 2019, प्रश्न संख्या 30 हमारे सामने आ चुका है। प्रश्न संख्या 30 टैक्सी। अच्छा, इसमें केवल टैक्सी आया वैसा, एक हल्की मोटर गाड़ी जिसका उपयोग ड्राइवर को छोड़ क्षेत्र, बिल्कुल दोस्तों कोई बात नहीं है। यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ, ये एक तो होती है मोटर कैब, एक होती है मोटर टैक्सी। एक्चुअली में मोटर कैब में 6+D होता है और मोटर टैक्सी में 7 से 12 होता है, लेकिन ऑप्शन में मोटर कैब नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमें करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, बेहतरीन मील दूरी माइलेज पाने के लिए ड्राइविंग सुझाव, यानी आपको गाड़ी का अच्छा माइलेज चाहिए, आपको प्रति लीटर गाड़ी को अधिक चलाना है, तो क्या करना है। इष्टतम टायर दबाव, यानी अधिकतम आपको हवा प्रेशर रखना, खाली भार कम करना, गाड़ी की नियमित सर्विसिंग, ऊपर के सब। यहां पर आपको ध्यान रखना है, इष्टतम यहां पर जो हवा दबाव है इसका मतलब क्या होता है, यानी कि जो आपका जो हवा का प्रेशर है आपको पर्याप्त है वो बनाए रखना है। खाली भार कम रखने का मतलब क्या है, जब वाहन में कोई मतलब कि लोड नहीं होता है या वाहन में कोई लदान नहीं होता है, यानी कोई सामान भरा नहीं होता है, फिर भी गाड़ी अपने आप में वजन है, मतलब कि उस पे लोड रहेगा, मतलब उसका खाली जो वजन है उसमें अनावश्यक सामान नहीं होना चाहिए। तो ये भी सही है, ये भी सही है। गाड़ी की नियमित सर्विसिंग करवाएंगे तो गाड़ी माइलेज अच्छा देगी, तो ऑप्शन डी जवाब सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 आपके सामने है। माल के अंतरराज्यीय परिवहन कार्य हेतु परिवहन गाड़ी के लिए क्या आवश्यक होता है। अंतरराज्यीय परिवहन की बात हो रही है, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य, एक राज्य से
दूसरे राज्य अगर आप जाते हैं तो आपको किसकी आवश्यकता होती है? सभी को पता है आपको आवश्यकता होती है किसकी? राष्ट्रीय परमिट की। राष्ट्रीय परमिट को दोस्तों हम क्या कहते हैं? नेशनल परमिट। तो नेशनल परमिट की आवश्यकता यहां पर होती है, आपको इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेशनल परमिट की बात आ जाती है तो यहां पर ये कम से कम 4 राज्यों के लिए दिया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है, जिसमें गृह राज्य भी शामिल है। क्या है? गृह राज्य सहित कम से कम आपको 4 राज्यों के लिए नेशनल परमिट के लिए आवेदन करना पड़ेगा, तो राष्ट्रीय माल परमिट। प्रश्न संख्या 33, ट्रैफिक के बिना रुकावट चलने हेतु और रोड का उपयोग करने वालों के को कुछ कानूनों और नियंत्रणों, रोक, निषेधों से अवगत कराने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। किसका? रोड सुरक्षा अनिवार्य चिन्ह, सुरक्षा चिन्ह, पारदर्शी चिन्ह, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का जो जवाब है साथ ही क्या हो जाएगा? आप अगर कानूनों का, नियंत्रणों का, रोक, निषेध से अवगत कराने के लिए रोड सुरक्षा अनिवार्य चिन्ह है, इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, यह रोड चिन्ह क्या सूचित करता है? उल्टे त्रिभुज में बना हुआ है, सभी को पता है गिव वे का चिन्ह है, और इस गिव वे को राह दे या रास्ता दे, एक ही बात है, आपको कंफ्यूज यहां पे नहीं होना है। राह दे या रास्ता दे, या इसी को दोस्तों गिव वे चिन्ह बोला जाता है, गिव वे। और ये चौराहों पर होता है, और सड़क पर चल रहे यातायात को आप पर्याप्त रास्ता दें, दाएं साइड के वाहनों को रास्ता दें, इसके लिए यह संकेत देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये गिव वे संकेत है, एक प्रकार का आदेशात्मक संकेत है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, ये नीचे दिए गए रोड चिन्ह का अर्थ बताइए। एक चिन्ह है आपके सामने, एक एरो जा रहा है, काट दिया गया है। एक संकेत दोस्तों यहां पे मैं और बना रहा हूं, एक एरो है, सॉरी गोल सर्कल है, एक एरो जा रहा है, एक आ रहा है, एक को काट दिया है। अब इनमें फर्क क्या है? इसमें भी एक एरो, इसमें भी एक एरो, सॉरी इसमें 2, इसमें एक, इसमें एक को आने वाले को काटा, इसमें जाने वाले को काटा, इसमें 2 थे, एक है, मतलब कि एक शेप जोन में है, इसमें एक था, उसी को काट दिया गया। मतलब एक था और वो जा रहा था, मतलब उसको काट दिया, मतलब जाना नहीं है, मतलब नो एंट्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नो एंट्री। नो एंट्री को साथियों आपको पता है हिंदी में क्या कहते हैं? प्रवेश निषेध। 2 एरो होते हैं, 2 एरो, यानी कि एक एरो जा रहा था, एक आ रहा था, इनमें से एक को काट दिया। 2 रास्ते थे, एक को काट दिया, बचा एक, यानी 2 में से एक को काटना, एक तरफा रास्ता हो जाएगा। तो ये एक तरफा होता है, और ये आपके प्रवेश निषेध, प्रवेश नहीं, ऑप्शन 1 जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित रोड चिन्ह सूचित करता है, साथ में आपको चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, गोल आकृति में है, और एक तो चिन्ह दोस्तों यहाँ पे ऐसे लिखा है और एक ऐसे बनाई हुई है। और दोस्तों यहाँ पे इसका ब्लू बैकग्राउंड इसका रखा है, वो गया है रेड सर्कल में ये बना हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ये जो एक रेखा होती है, ये रेखा होती है वो पार्क नहीं करने की होती है, और ये रेखा होती है वो स्टैंड है, यानी खड़ा करने के लिए मना करने की होती है। तो अगर एक रेखा है तो पार्किंग नहीं करना, दोनों रेखाएं हैं तो पार्क करना, और आपको यहाँ पे स्टैंड यानी रोक खड़ा करना, दोनों मना होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये चिन्ह पार्क और रुकना मना, ऑप्शन बी जवाब सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा चिन्ह संकड़े पुल को सूचित करता है? संकड़ा पुल का क्या मतलब होता है साथियों? आप सभी को पता है, यानी संकड़ा पुल ऐसा होता है, ये आपको मैंने बना दिया, देखो यहां से चौड़ा, बीच में संकड़ा, तो यहां पर आपको ध्यान देना है, ये संकड़े पुल का होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ट्रैफिक चिन्ह सूचित करता है, सभी को पता है गोल आकृति 50 बनाए गए हैं, मतलब स्पीड लिमिट का संकेत यहां पे है, और ये अधिकतम गति को बताता है। क्या बताता है? अधिकतम गति को बताता है, और ये एक प्रकार का क्या है? आदेशात्मक संकेत है। क्या है? एक आदेशात्मक संकेत की श्रेणी में दोस्तों इसको माना जाता है। तो आपको ध्यान है वो रखना है। वजन भार सीमा, समय सीमा, गति सीमा, ऊपर के कोई नहीं, तो गति सीमा हो जाएगा। गति सीमा का उल्लेख की बात करते हैं, धारा 112 में किया गया है, उल्लंघन करते हैं तो धारा 183 लागू होती है। और एलएमवी के मामले में यहाँ पे दोस्तों 1000 से 2000 के बीच में दोस्तों आपको जुर्माना यहाँ पर लगाया जा सकता है, गाड़ी अगर गति से सीमा ज्यादा चलाते हैं तो। एचएमवी व्हीकल है तो 2000 से 4000 के बीच में जुर्माना यहाँ पे लगाया जा सकता है। आपको इन चीजों का ध्यान है, साथ में रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एम्बर ट्रैफिक चिन्ह प्रकाश का अर्थ होता है। ये गुरुजी एम्बर क्या होता है? नया शब्द आया है, रुकना, चलाइए, बोम्पू हॉर्न बजाकर आगे बढ़िए, ऊपर का कोई नहीं। आप कह दोगे गुरुजी ये तो पहली बार सुना है। एम्बर साथियों, एम्बर को क्या कहा जाता है? एम्बर को दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं येलो संकेत, येलो, हम कह सकते हैं ऑरेंज,
ये तीनों में का एक ही अर्थ है और तीनों का मतलब एक ही होता है। जैसे येलो का मतलब क्या होता है, येलो ट्रैफिक चिन्ह क्या अर्थ होता है, रुकना या चलना, तो इसका अर्थ होता है रुकना। यानी कि पीली बत्ती, पीली बत्ती अगर लगातार जलती है तो आपको रुकना होता है, और पीली बत्ती अगर ऐसे करती है तो उसका मतलब होता है आपको गाड़ी की गति धीमी करनी है, सावधानी से आगे बढ़ना है। लाल बत्ती की बात आ जाए, लाल बत्ती लगातार ऑन है, मतलब कि गाड़ी को रोकना है, हरी बत्ती होने के बाद में आगे बढ़ना है। लेकिन लाल बत्ती ऑन ऑफ हो रही है, अगर ऐसा होती है लाल बत्ती, तो उसका मतलब होता है आपको गाड़ी को एक बार रोकना है, और जब सुरक्षित हो, जब ट्रैफिक नहीं है, आपको सुरक्षित लगे, तब गाड़ी को आगे बढ़ाना है। तो ऑप्शन नंबर एक इसका जवाब सही हो जाएगा। एक राज्य द्वारा दिया गया ड्राइविंग लाइसेंस मान्य होता है, दोस्तों सभी को पता है जो डीएल होता है, डीएल चाहे एलएल, ये क्या होता है, पूरे भारत भर में मान्य होता है। आपको इस चीज का ध्यान थोड़ा सा रखना है। लेकिन जो डीएल तो पूरे भारत में मान्य हो गया, डीएल तो क्या हो गया, पूरे भारत में मान्य हो गया, लेकिन जो एलएल है, लर्निंग लाइसेंस है, ये भारत में मान्य तो होता है, लेकिन जो आप स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं वो केवल स्थायी डीएल अप्लाई। तो दोस्तों आप केवल उसी राज्य में कर सकते हैं जहां से आपने लर्निंग बनवाया है। तो इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब एक व्यक्ति मोटर गाड़ी से दुर्घटना में घायल हो जाता है तो गाड़ी के चालक को क्या करना चाहिए, घायल व्यक्ति को वैद्य उपचार के लिए अस्पताल है वो ले जाना चाहिए, और पुलिस स्टेशन को इत्तला देनी चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर एक इसका जवाब साथियों हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, नीचे दिए गए चिन्ह का अर्थ है आपको बताना है। एक त्रिभुज है, स्कूली बच्चे हाथ में बैग, मतलब कि विद्यालय जा रहे हैं, मतलब क्या है, आगे पाठशाला आ रही है, उसका संकेत होता है। खालिस्तान रोड के उपयोगकर्ताओं को पहले से ही रोड की जोखिम भरी परिस्थितियों का एहसास दिलाते हैं। किसकी, उपयोगकर्ताओं को पहले से ही रोड की जोखिम भरी परिस्थितियों का, मतलब पहले ही आपको चेतावनी दे देते हैं, पहले ही आपको सूचना दे देते हैं कि भैया सामने खड्डा आ रहा है, सामने सड़क टूटी हुई आ रही है, सामने कोई पुल आ रहा है, सामने कोई सुरंग आ रही है। ऐसी सूचना कौन देखता है, ऐसी सूचना दोस्तों कौन देता है, यहाँ पे सावधानी के चिन्ह, सावधानी के चिन्ह। अब एक नया शब्द आया साथियों, इसी को दोस्तों क्या बोला जाता है, चेतावनी संकेत। क्या बोला जाता है, चेतावनी। इसी को दोस्तों निवारक चिन्ह बोला जाता है। अब आप कह दोगे गुरुजी ये चिन्ह आपके नाम कहां से ले आते हैं, तो दोस्तों ये क्या होता है, ये निवारक, चेतावनी, सावधानी, ये शब्द दोस्तों एग्जाम में बार बार आते हैं। और ये देख लो, आप यहां पे देख सकते हैं, ये एक ओल्ड पेपर में आपको करवा रहा हूं, इसमें भी ये प्रश्न क्या है, टपका हुआ है, तो आपको ध्यान है वो रखना है। प्रश्न संख्या 44 है, रोड के उपयोगकर्ताओं को गंतव्य, दूरी, वैकल्पिक रास्ते, खास स्थान जैसे भोजन अड्डा, सार्वजनिक अस्पताल, पास के अस्पताल इत्यादि का मार्गदर्शन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सूचनात्मक संकेत कहलाते हैं। और ये हमेशा वर्गाकार में बने होते हैं, बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, एसपीएम है। अब नाम तो सभी ने सुना है, फुल फॉर्म भी आप कमेंट सेक्शन में बता दोगे। अब कमेंट सेक्शन में ये बता के दिखा दो कि ये एसपीएम होता क्या है। भाई साहब ये बता दिया, फिर तो आप पक्के रासर के चेले होंगे। अगर नहीं बता पाए फिर दोस्तों आपके लिए गड़बड़ है। हम कई बार ये प्रश्न पढ़ चुके हैं, लेकिन आज रासर आपको सिखा के छोड़ेंगे ये एसपीएम साला होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले एसपीएम का अर्थ क्या है, सॉलिड प्रोपेलेंट मटेरियल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ऑप्शन बी इसका जवाब है साथियों, सही हो जाएगा। तो यहां पर मैं इसका जवाब है थोड़ा सा होल्ड करके बताऊंगा, आपके कमेंट सेक्शन में आपके जो आपका रिप्लाई है इसका वेट कर रहा हूं, तो थोड़ा सा आप इसका जवाब देने का प्रयास करें, एसपीएम क्या होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, गाड़ी के पिछले पाइप है यानी कि टेल पाइप से खालिस्तान निकलता है हाइड्रोकार्बन्स, जिसे हम एचसी कहते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर आप सभी को पता है सल्फर कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड सीओ कहते हैं, ऊपर के सभी तो सही हो जाएगा। इसके अलावा CO2 भी होता है, आप सभी को पता है, हाइड्रोकार्बन हो गए, सल्फर हो गए, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होते हैं, ये भी निकलता है। और कौन सा बच गया यहाँ पे, चलो लगभग आगे हैं। ये जो गैसें होती है, एक होता है पार्टिकुलेट मैटर, ये होता है पीएम, पार्टिकुलेट मैटर ये भी निकलता है, यानी कि ये प्रदूषण करने वाले गैसें होती है। ये जो पीएम होता है इसको दोस्तों मैं बता देता हूं, कणिका पत्थर, कणिका पत्थर इसको बोला जाता है। और ये एक्चुअली में होता क्या है ये मैं बता देता हूं। ये होता है एक प्रकार का, जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी के चलने से गाड़ी का जो प्रदूषण होता है या गाड़ी से जो एग्जॉस्ट सिस्टम से जो आपकी निकलती है गैसें, उनमें दोस्तों पीएम होते हैं, यानी कि
पार्टिकुलेट मैटर होता है यानी कणिका पत्र होता है। अब ये गुरुजी होता क्या है ये बता दो। यानी कि जब ये वातावरण में जाता है तो वातावरण में एक तरह के छोटे छोटे कण बन जाते हैं, धात्विक कण मानो चाहे कार्बन के कण मानो, और ये कण लगातार वातावरण में जब चक्कर काटते हैं, घूमते हैं, तो वहां पर जाकर एक ठोस का रूप ले लेते हैं और ये बाद में क्या करते हैं, मनुष्य को प्रभावित करते हैं, मनुष्य की त्वचा को प्रभावित करते हैं, आंखों है, जो श्वास नली है, फेफड़े है, इनको प्रभावित करते हैं और ये घातक बीमारी हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि पार्टिकुलेट मैटर है, बड़े क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं। क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं। अब ये आप कहोगे गुरुजी किन से निकलते हैं, तो मैं स्पष्ट रूप से कह देता हूं, डीजल इंजन से। डीजल फ्यूल का जो दहन होता है उनसे पार्टिकुलेट मैटर है वो ज्यादा निकलता है। यहां पे बात आती है केवल प्रदूषण की, तो केवल प्रदूषण पेट्रोल इंजन से ज्यादा होता है। लेकिन बात करते हैं पार्टिकुलेट मैटर की, तो यहां पर पार्टिकुलेट मामले में यहां पर डीजल इंजन है, बड़ा खतरनाक साबित हमारे लिए होता है। तो इन चीजों को आपको एक एक करके है थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। अब मैं बात कर लेता हूं यहां पे एसपीएम। यहां पे आपने सीखा पीएम क्या होता है, यानी कणिका पत्र जो खतरनाक होते हैं, डीजल के ठोस कण हो सकते हैं, ठोस कण। अब आप कह दोगे ठोस कण वातावरण में घूमते हैं, तो अब ये एसपीएम क्या है, ये है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि वो निलंबित कण, निलंबित 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 जो है वो ठोस कण हो सकते हैं, या निलंबित मतलब कि कणिका पत्र बोल सकते हैं। ये हो गया निलंबित कणिका पत्र, यानी कि वो मतलब कण है, वो कण जो कि निलंबित हो चुके हैं कहां पे, वातावरण में। अब वो वातावरण में स्वतंत्र रूप से चले गए हैं और वहां पे गति कर रहे हैं और कुछ ही समय में अपना रूप बदलकर एक ठोस रूप से, एक ठोस कणों के रूप में वापस हमें प्रभावित करने के लिए मौजूद है। वो होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, जो एसपीएम होता है ये वाहनों से निकलने वाला एक प्रकार का प्रदूषण का क्या है, माध्यम है। तो आपको इन चीजों को ध्यान में वो रखना है। आपने दोस्तों मैं आपको बता दूं, यूट्यूब के इतिहास में इसे आपको किसी ने भी एसपीएम की परिभाषा या एसपीएम किससे रिलेटेड है आपको किसी ने नहीं बताया होगा, मैं मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि किसी के को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। शून्य उत्सर्जन गाड़ी होती है, सभी जानते हैं, बाइसिकल, बस, डीजल कार, पेट्रोल है। तो भाई साहब आंख मूंद कर इसका जवाब कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं गुरुजी रियर व्यू मिरर होता है, रियर व्यू मिरर होता है, एक साइड मिरर होता है। वो कहते हैं कि साइड वाले में तो उत्तल दर्पण काम में आता है, लेकिन जो आपके रियर होता है इसमें समतल काम में आता है। भाई साहब ये रहा प्रश्न है आपके इसरो ड्राइवर 2019 में पूछा गया है, इसका जवाब क्या है दोस्तों, इसमें हो जाएगा उत्तल दर्पण, यानी पीछे का जो आईना है उसमें भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान से देखना है, जो रासर पढ़ाते हैं वहां पर कोई भी फॉल्ट आपको नजर नहीं आएगा। अगर आपको सपना पूरा करना है, आपको भी ड्राइवर बनना है, अपने सपने को साकार करके अपने माता पिता की जो आवश्यकताएं हैं उनका जो सपना है, वो जो आपके बल पर सपना देख रहे हैं उसको पूरा करना है, तो दोस्तों आपको रासर से जुड़ के पढ़ाई करनी पड़ेगी और इन चीजों को सीखना पड़ेगा। ये चीजें सीख गए फिर आप एग्जाम की पेपर की खोपड़ी में पक्का छेद करके आओगे। छेद तो मैं कर रहा हूं, आप तो उसको फोड़ के आओगे, टच करके सब जो जितने भी गोले आएंगे ओएमआर शीट पे सारे के सारे सही सही करके एकदम पेपर को तहस नहस करके एकदम छाती चौड़ी करके आएंगे, गुरुजी पूरे में से पूरे डन करके आया हूं। तो यहां पे पीछे के आईने के लिए कौन सा दर्पण काम में आता है, उत्तल दर्पण काम में आता है। उत्तल दर्पण के भी भाई साहब कभी कभी नाम दूसरे आ जाते हैं, गुरुजी कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से नाम है बता दो, चलो आ जाते बता देते हैं। उत्तल दर्पण होता है, इसको अंग्रेजी में कॉन्वेक्स बोला जाता है। पहली बात तो इस नाम को पक्का याद कर लेना। इसके अलावा इसका एक नाम होता है बहिर्गोल। क्या होता है, बहिर्गोल। एक होता है यहां पे मध्योन्नत, मध्योन्नत ये इसके नाम अन्य नाम है। तो ये नाम भी दोस्तों पेपर में टपक चुके हैं, आ चुके हैं, इसलिए सारे नाम आपको याद करने पड़ेंगे। किसमें, रियर व्यू मिरर, जिसे पीछे का आईना कहते हैं। पीछे का आईना कहां लगा रहता है, केबिन में लगा रहता है। काम क्या आता है, गाड़ी के ठीक पीछे का दृश्य देखने के लिए। एक रियर जो दर्पण होते हैं इनसे संबंधित एक प्रश्न आता है कि एक तो होता है रियर व्यू मिरर, एक तो होता है रियर व्यू मिरर, एक होता है साइड मिरर, एक होता है साइड मिरर। दोस्तों इनके अंदर, इन दोनों के अंदर नहीं दिखने वाला स्थान, नहीं दिखने वाला स्थान जो होता है, दिखने वाला स्थान क्या कहलाता है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। वो कहलाता है ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड
ये हो गया ब्लाइंड स्पॉट। अब ये स्पॉट क्या होता है साथियों? स्पॉट अंग्रेजी का वर्ड है, इसे हिंदी में स्थान कहा जाता है, यानी कि अंधे स्थान, अंधे स्थान इनको कहा जा सकता है, अंधे स्थान या अंधे स्पॉट भी कहा जा सकता है। अब दोस्तों यहां पे आपको कुछ भी देख के कंफ्यूज किया जा सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपके साथ में राज सर बैठे हैं, कंफ्यूज आपको होने नहीं देंगे, आप सीखेंगे नहीं, फिर भी राज सर सिखा के रहेंगे। तो आपको यहां पर याद रखना है साथियों, अंधे स्थान, अंधे स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट कौन से होते हैं? जो इस रियर व्यू मिरर में, इस साइड मिरर में नहीं दिखता है। आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? यह आपकी गाड़ी है, ये गाड़ी है, यहां पे क्या है आपका रियर व्यू मिरर है, ठीक है, यहां पे आपका साइड मिरर है, ये साइड मिरर है, ये रियर व्यू मिरर है वो आपके ठीक पीछे का दृश्य देखेगा। ये दृश्य आपने देख लिया, ये क्या है? ये दृश्य आपको दिख गया। अब आपका जो साइड मिरर है वो दोस्तों कौन सा मतलब की जगह दिखा रहा है? इतनी जगह दिखा रहा है। अब जो शेष जगह बच रही है, शेष जगह को हम क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट के नाम से यहां पे जानते हैं। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहां गया? प्रश्न संख्या 48। ये लो भैया, पता नहीं कहां चले गए हैं। अच्छा, आजा भाई आजा, इंतजार कर रहे हैं हम। ये आ गया, ठीक है, आ गया। प्रश्न संख्या 49। एक दुर्घटना जिसमें बीमा की गई गाड़ी की गलती हो, किसकी गलती है? बीमा की गई गाड़ी की गलती हो तो अन्य पार्टी खालिस्तान द्वारा किए गए उसके कानूनी दावों की क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी करती है। किसकी? दोस्तों यहाँ पे जो थर्ड पार्टी बीमा है, इसमें ये पार्टी, इस जो ये थर्ड पार्टी बीमा है, तीसरी पार्टी का बीमा अगर आपने करवा रखा है और कोई दुर्घटना हो जाती है, आपकी गाड़ी बीमा मतलब बीमा करवा रखी है और आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है, तो भी क्लेम आपको नहीं करना, बीमा कंपनी जाने, उसका काम जाने, हमें कोई मतलब नहीं है। बात आती है थर्ड पार्टी बीमा के बारे में, बात आती है थर्ड पार्टी बीमा के बारे में। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, तीसरी पार्टी बीमा को थर्ड पार्टी बीमा कहा जाता है। और ये दोस्तों धारा 146 के अनुसार हर वाहन का, कोई भी वाहन सड़क पर चलाते हैं तो आपके पास में बीमा होना चाहिए, तो होना चाहिए। अब ये धारा 146 के अनुसार बीमा नहीं होता है और बिना बीमा के गाड़ी चलाते हैं तो धारा 196 लागू होती है। धारा 196 क्या कहती है? भैया 2000 का नोट पहली बार लूंगी और 4000 का नोट है, ये होता नहीं है तो फिर 2-2000 के दो दे देना भैया। ये भी कहती है कि भी पहली बार में 2000, दूसरी बार में 2-2000 के दो नोट में आपसे लूंगी अगर आपने बीमा नहीं बनवाया तो। बीमा के बारे में बता देता हूं। बीमा दोस्तों यहां पर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, ये प्रथम बार के लिए न्यू के लिए नियम है। न्यू के लिए आप बनवा सकते हैं, लेकिन आफ्टर दिस यानी इनके बाद में आप केवल जब बीमा बनवाते हैं, बीमा केवल 1 वर्ष के लिए दोस्तों यहां पे जारी किया जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो प्रश्न क्या आता है? प्रश्न आता है थर्ड पार्टी बीमा को रिन्यू कब करवाया जाता है? वार्षिक रूप से, मासिक रूप से, 5 साल में, 10 साल में? तो वार्षिक रूप से इसका जवाब साथियों हो जाएगा कि यानी कि जो आपका बीमा है वो कब रिन्यू करवाया जाता है। एक प्रश्न आपके सामने आता है व्यापक बीमा, व्यापक बीमा। अब इसका मतलब क्या था गुरुजी बता दो? यानी कि इसको हिंदी में व्यापक कहते हैं, अंग्रेजी में फुल इंश्योरेंस कहा जाता है, इंश्योरेंस। तो आपको यहां पर ध्यान देना है, व्यापक बीमा किसे कहते हैं? जिसमें गाड़ी का डैमेज, ड्राइवर का डैमेज, यहां पे गाड़ी के संबंध में हो गया, थर्ड पार्टी का नुकसान हो गया, कोई भी किसी भी प्रकार का नुकसान होता है, पूरा 100% भाई साहब, पूरा 100% क्लेम है वो बीमा कंपनी देती है, तो उसको कहते हैं यहां पे फुल इंश्योरेंस या व्यापक बीमा। प्रश्न आता है व्यापक बीमा का यहां पर नवीनीकरण कब करवाया जाता है? तो दोस्तों वार्षिक रूप से। पूरा का पूरा याद कर लेना, मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा अगर आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा तो। साथ ही यहां पर यह प्रश्न क्लियर हो जाता है। अगला प्रश्न है एबीएस प्रणाली का अर्थ होता है। पहली बात तो मैं बता दूं एबीएस होता क्या है। इसका संबंध ब्रेक सिस्टम से होता है। जब आप गाड़ी के ब्रेक प्रेस करते हैं, आप एक कंडीशन सोचें, गाड़ी 80 किलोमीटर की गति से चल रही है, आपने ब्रेक प्रेस किए, ब्रेक ने अचानक टायर को पकड़ लिया, टायर पकड़ लिया, टायर घूमना हुआ बंद। आपको पता है 80 की स्पीड से गाड़ी का टायर घूमना बंद हो जाता है और तो क्या हो सकता है? गाड़ी पलटी में आ सकती है, दुर्घटना हो सकती है। इस समस्या से बचने के लिए एबीएस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है।
मतलब क्या हुआ, एबीएस सिस्टम का खराब होना मतलब ब्रेक सिस्टम को प्रभावित करता है। यह प्रश्न आ चुका है, एबीएस सिस्टम का खराब होना ब्रेक सिस्टम को प्रभावित करता है, यह आपको याद रखना है। इसके अलावा एबीएस क्या करता है, जब ब्रेक दबाते हैं तो ब्रेक को वापस रिलीज करता है और इस टायर को एकाएक पकड़ने से क्या करता है, रोकता है, उसको थोड़ा सा ऐसे रिलीज रखता है कि भैया तू पकड़ तो सही लेकिन थोड़ा कम पकड़, और इसको साथ में छोड़ता रहे ताकि जितनी आवश्यकता है उतनी स्पीड में गाड़ी को धीमा है वो किया जा सके। तो यहां पर एबीएस प्रणाली का अर्थ क्या होता है यह बताना है, तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ऑप्शन सी इसका जवाब है साथियों हो जाएगा। इस प्रकार साथियों आज की क्लास में हमने 50 प्रश्न किए हैं और ये आपको पक्का पसंद आए होंगे, ये मैं आशा करता हूं। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप स्टडी एट होम के साथ में जुड़कर तैयारी करते हैं तो आप किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी करें, आपका सपना पक्का साकार होगा, आप पक्का इसमें जॉब लग सकते हैं। अगर आप डीपी ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप हमारा ऑनलाइन बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 333 रुपए में। दोस्तों हमारा ऑनलाइन बैच चलता है, ये बैच कहां चलता है, इस ऐप के अंदर। क्या मिलता है, कंप्लीट सिलेबस मिलता है, साथ में पुरानी भर्तियों के 40 पेपर किसी के पास नहीं है, उनकी पीडीएफ प्लस वीडियो आपको दोनों इसमें मिलते हैं। साथ में दोस्तों यहां पर हर संडे यहां पर टेस्ट सीरीज आपको मिलती है। टेस्ट सीरीज में किस प्रकार की, 2 प्रकार की टेस्ट सीरीज है, एक में तो डेली टेस्ट होता है, एक में हर सप्ताह टेस्ट होता है, और उन टेस्टों का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको इसमें मिलता है। साथ दोस्तों यहां पर मैं बता देना चाहता हूं, इसमें आपको मिलती है बुक, वो भी कितनी मिलती है, 6 बुक मिलती है। अब 6 बुक कौन सी है, सारी की सारी ड्राइवर पार्ट पे है। एक तो आपके ड्राइवर पार्ट की कंप्लीट सिलेबस, एक ड्राइवर एग्जाम के लिए एक टेक्निकल थ्योरी है, एक टेक्निकल एमसीक्यू है 3, एक मोटर व्हीकल एक्ट स्पेशल 4, एक बेस्ट वन लाइनर 5, एक एग्जाम रिव्यू 6। इस प्रकार से 6 बुक पीडीएफ है आपको इस कोर्स के अंदर मिलती है। पैसे कितने ले रहे हैं, नाम मात्र के, केवल सर्वर चार्ज 333 ले रहे हैं। और दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। ये क्रैश कोर्स क्या होगा, इसमें हम लगभग 12 से 15 घंटे में आपका पूरा कोर्स रिवाइज करवाएंगे। पूरा कोर्स क्या है, रिवीजन करवाएंगे, और शानदार क्लासें अच्छे नोट्स के माध्यम से इसमें रहने वाली है। तो ये क्रैश कोर्स है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन बता देता हूं, जो 333 का कोर्स ले रहा है, साथ में जो 333 का जो कोर्स ले रहा है, इनको ये क्रैश कोर्स है, क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा। तो आप ये पूरा कंप्लीट क्रैश कोर्स न लेकर आप पूरा कंप्लीट कोर्स ले लेना, ताकि आपको फायदा हो जाए, सारा मैटर एक साथ मिल जाए। क्रैश कोर्स में तो केवल ये क्लासें हैं, प्लस इन क्लासों के नोट्स आपको मिलने वाले हैं। तो क्रैश कोर्स ज्वाइन करके आप पूरा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करते हैं तो काफी अच्छा फायदा आपको हो सकता है। काफी अच्छी तैयारी के साथ में, राज सर के साथ में जुड़कर आप तैयारी करेंगे तो पक्का आपकी भुजाओं में दम होगा, और भुजाओं के दम के साथ में पेपर की खोपड़ी में छेद नहीं, उसको फोड़ के आएंगे, उसके लात घुसों से उस पेपर की खोपड़ी में छेद करके आएंगे, वो अपने आप विस्फोट हो जाएगी और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमारा सपना पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। इसी जोश और होश के साथ में दोस्तों फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास आपको कैसी लगी है, वीडियो में कमेंट सेक्शन में इतना आप जरूर बता दोगे, ये मैं आपसे इतनी आशा जरूर कर सकता हूं। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर अपने दोस्तों के पास में भी भेज दो साथियों। बीच में क्या लगता है यार, मैंने इतनी मेहनत की है, कंठ फाड़ के आपको बता रहा हूं, इतना मेहनत करके आपको समझा रहा हूं कि भैया ये काम है, ऐसे आपको करना है। आपको लाइक का कह दिया है तो इतना तो आप कर सकते हैं ना। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय साथियों।